विश्व एस्थमा दिवस पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर विश्वबंधु जिंदल, जो एस्थमा जिसे हम श्वास रोग कहते हैं उसके एक एक्सपर्ट हैं, और न केवल गाज़ियाबाद बल्कि दिल्ली एनसीआर में इनका यश, इनकी ख्याति सभी जगह है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं वर्ल्ड एस्थमा डे का उद्देश्य मनाने का, और एस्थमा जो कि क्रिटिकल बीमारी के रूप में रूप धारण करते जा रही है हमारे देश में, उसके बारे में जानकारी। डॉक्टर जिंदल, नमस्कार। आप मुझे ये बताएं कि ये जो वर्ल्ड एस्थमा डे है आईएमए की तरफ से जो आप बना रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? बेसिकली वर्ल्ड अस्थमा डे मनाने का जो हमारा उद्देश्य है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये मनाया जाता है। जीना एक इंटरनेशनल संस्था है उसका, ताकि लोगों में अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। जी। अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है, जिसे होता है उसे लंबे समय तक संग रहता है एंड वैक्सीन मेनिंग होता है। इसमें कभी बिल्कुल मरीज ठीक महसूस करता है और अचानक से बिल्कुल जानलेवा अटैक पड़ जाता है। जी। तो जब तक मरीज और उसके घर वाले इस बारे में अवेयर नहीं होंगे तो कई बार पता नहीं लगेगा। तो इस बार ये हर साल जो भी हमारा सेकेंड मंगलवार आता है साल में, मई के महीने में, उसको हम लोग ये वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए। और हम लोग आईएमए में हर बार इसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। इस बार हम आईएमए यूपी स्टेट जो राज्य की हमारी संस्था है, मैं उसमें सेक्रेटरी हूँ। ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि जागरूकता की वजह से करके हम लोगों में एक जन जागरण कर सकें अस्थमा के बारे में। डॉक्टर बानी, आप बताएं, ये जो वर्ल्ड एस्थमा डे है, श्वास रोग से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए? मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो अच्छा। मैं आपको प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में बता जी, सकती हूँ कि जी। हमें गर्भवती महिलाओं के बारे में किस जी। तरह जागरूक करना चाहिए जनता को। तो बेसिकली ये मोस्ट कॉमन यानी कि सबसे कॉमन बीमारी है जी। जो कि क्रॉनिक डिजीज है प्रेग्नेंट वुमेन के जी। अंदर, है ना, प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं के अंदर क्या पाई गर्भवती जाती महिलाओं के है। लिए इसके जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाते हैं? हाँ, मैं आपको बताती हूँ जी। कि 1/3 औरतों में, यानी कि जैसे अगर अगर हम पूरे का पूरा फ्रैक्शन लेते हैं जी। जो कि एस्थमेटिक वुमेन्स हैं, जी। तो उसके अंदर 1/3 वुमेन, जो 1/3 औरतें हैं, उनमें ये अस्थमा अच्छा हो जाता है जब पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो जाती है। 1/3 में कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रेगनेंसी का, जी, जी। और 1/3 में वर्सन हो जाती है कंडीशन, जी। यानी कि कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है। जी। तो हमें प्रेगनेंसी में ये जागरूक रखने के लिए और आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अब इसमें हम दो लोगों से डील कर रहे हैं, एक जी। बच्चा और एक माँ, जी। है ना। जी। तो अगर माँ की को अस्थमा का अटैक आता है, जो कि जिंदल सर ने बताया कि एकदम आकस्मिक आता है, एकदम से आपको कोई वो वार्निंग नहीं देगा, वो एकदम से आता है, तो इसका पेशेंट को पता होना चाहिए और साथ वालों को भी पता होना चाहिए। पेशेंट को अगर ये अटैक आता है, क्योंकि पेशेंट एक प्रेगनेंसी भी है, तो उसे अपने से ज्यादा, आपको पता है इंडियन मदर्स कैसी होती है, अपने से ज्यादा बच्चे का ज्यादा ख्याल रहता है, तो वो एकदम से घबरा जाती है। तो बेसिकली आपको पता है कोई भी बीमारी, हमने कोरोना से भी यही सीखा कि हमें कोई भी बीमारी अगर हो जाए या कुछ हो जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, शांत रूप से उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए और टाइमली जो है मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो इसमें अगर माँ को अस्थमा हो जाता है तो बच्चे के अंदर ग्रोथ की रिटार्डेशन हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा गर्भ के अंदर ही खत्म भी हो जाता है ना। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम गर्भवती महिलाओं के परिवार को और उनको ये शिक्षा दें। डॉक्टर वानी, इवेंचुअली आज से 2 दिन बाद यानी 4 तारीख को हम मदर्स डे मनाने जा रहे हैं, मातृशक्ति दिवस। और चूँकि यहाँ पे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और नारी शक्ति की ध्वजवाहक है एक तरह से, तो आप मुझे ये बताएं कि होने वाली माताओं के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और क्या आपके जो टिप्स होंगे वो क्या होंगे? देखिए सर, मैं अपने जो मेरे पेशेंट्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स होते हैं, तो मेरा जो विश्वास है कि मरीज की जो हेल्थ है उसका 360 डिग्री हमें हेल्थ केयर करना चाहिए। तो आपको भी मालूम है कि जब हम
स्वस्थ रहते हैं जी तो शरीर भी अपने आप स्वस्थ हो जाता है। जी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मरीज जो अभी गर्भवती हुई है जी उसको मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, मानसिक रूप से खुश रखना और सेटिस्फाइड रखना और उसको हेल्प और सपोर्ट सिस्टम देना, जी जो कि हम लोग देते हैं अपने जी पेशेंट्स को और फैमिली भी देती है, सारी जी फैमिली भी देती है। जी तो इस तरीके से सबसे पहले तो सपोर्ट सिस्टम, जी टेंडर लव एंड केयर, जी ठीक है। जी उसके बाद उसको बताना कि आपका ये 3 महीना ये है, इसमें ये परेशानियां आ सकती हैं, आप हमें हेल्प करें, हम आपको हेल्प करेंगे, बाकी के 3 महीनों में क्या क्या परेशानियां आ सकती जी हैं, लास्ट के 3 महीनों में क्या क्या दिक्कत है। जब आप उनको पहले प्रॉब्लम्स बता देंगे जी तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस जी कम हैं, राइट। जी और उनको टीकाकरण का बताना कि कोविड के टीकाकरण पूरे होने चाहिए, आपको इन्फ्लुएंजा के होने चाहिए, जी बाकी टेटनस का लगना चाहिए, आजकल बूस्ट्रिक्स लग रहा है, ये सारे टीकाकरण भी पूरे होने चाहिए, क्योंकि ये माता के साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रखते जी हैं, राइट। और उसके अलावा जो उनका पौष्टिक आहार है, जो उनका जी न्यूट्रिशन है, जी क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जी जी आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, जी क्योंकि आहार जो है माँ के लिए ही नहीं बच्चे बच्चों के के लिए लिए इम्पोर्टेंट जी है। तो इस तरीके से वो इतना मेरा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी जी कि माता जो है 360 डिग्री अपना हेल्थ केयर करे जी और अच्छे विचार, अच्छा अन्न खाए, अच्छे विचार ले जी और पॉजिटिव रहे, जी बहुत ठीक बढ़िया। है सर। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को देते हुए वर्ल्ड एस्मा डे पर कुछ फोकस करेंगे। मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल हूँ, जी पूर्व IIM अध्यक्ष भी रहा और मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। जी वर्ल्ड अस्थमा डे, जैसे कि अभी डॉक्टर जिंदल ने बताया कि हर साल का जो मई का महीना होता है जी उसमें जो पहला ट्यूसडे होता है उसमें वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता जी है। आज वर्ल्ड अस्थमा डे है। जी आपको पता होगा कि पूरे देश में करीब 340 मिलियन, हमारे पूरे वर्ल्ड में 340 मिलियन लोग अस्थमा के शिकार हैं, मरीज जिसमें जी कि 3.9 करोड़ के करीब इंडिया में है। जी मतलब अगर आप देखें तो परसेंटेज अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि अस्थमा नहीं है, अस्थमा बहुत ज़्यादा है। बट अस्थमा के बारे में अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है। जी मेरा संदेश है उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि अस्थमा एक से दूसरे में फैल जाएगा, जी तो ऐसा नहीं है। अस्थमा कम्युनिकेबल नहीं होता है। जी अस्थमा को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अस्थमा का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, अस्थमा की जांच बहुत अच्छी है, आजकल अवेलेबल है। जी आप डॉक्टर से मिलके स्पायरोमेट्री करा के जांच करा के अस्थमा के बारे में पता लगा सकते हैं। और अस्थमा का ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर ढंग से कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा तो एक्यूट अटैक्स नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को मैं ये चाहूँगा कि वर्ल्ड एस्मा डे के अवसर पर कुछ जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो ज़रूर आप साझा करें। लाइक, क्या ये आनुवंशिक या हेरिडिटरी होता है, पहला। दूसरा, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, अगर किसी को एस्मा का अटैक पड़ रहा हो तो उसके क्या लक्षण हैं कि वो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए और किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास, किसी विशेषज्ञ के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जा सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल है आपके। पहली चीज़ आपका क्वेश्चन है कि अस्थमा हेरिडिटरी है कि नहीं। जी यस, हमारे शरीर में जितनी भी एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जी अस्थमा क्या है? अस्थमा इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जी। जी जैसे कि स्किन एलर्जी होती है, नाक की एलर्जी होती है, जी आँख की एलर्जी होती है, ऐसे ही सांस की नली की जो एलर्जी होती है उसको अस्थमा कहते जी हैं। अस्थमा दो तरीके का हो सकता है, अर्ली ऑनसेट या लेट ऑनसेट। जी जो जल्दी एज में डेवलप होता है, बच्चों में भी जो होता है, अस्थमा 2 साल से लेकर के 80-90 साल तक कभी भी हो सकता है। अच्छा अर्ली एज में होता है तो अर्ली ऑनसेट अस्थमा बोलते हैं, लेट एज में होता है तो लेट ऑनसेट अस्थमा बोलते हैं। अच्छा अर्ली एज वाला जो अस्थमा होता है, जो बच्चों में होता है, ज़्यादातर आनुवंशिक हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जिन फैमिली में माँ बाप को अस्थमा है, तो ऐसे पेरेंट्स के जरिए अगर 2 बच्चे हैं तो एक को अस्थमा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अच्छा मगर जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं, एज के साथ उनके लंग डेवलप होते हैं, जी तो ये अर्ली ऑनसेट जो अस्थमा होता है इसके जाने की संभावना रहेगी। जी मगर लेट ऑनसेट अस्थमा जो है वो ज़्यादातर नहीं जाता है जी और पेशेंट को रेगुलर मेडिकेशन पे रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं जानना ज़रूरी समझता था। हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ नॉर्मली हमने और आपने देखा होगा कि AQI लेवल जो है वो 400 के पार पहुँच जाता है। तो ऐसे में क्या प्रदूषण भी एक मुख्य कारक है? बहुत बिल्कुल सही। प्रदूषण अस्थमा के लिए एक ट्रिगर है। जी जैसे अस्थमा क्या है, अस्थमा के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। जी वो ट्रिगर
पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, जी वो ट्रिगर हाउस डस्ट माइट भी हो सकता है, जी वो ट्रिगर कुछ दवाइयाँ भी हो सकती हैं जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जी या एस्पिरिन। इसी तरीके से पॉल्यूशन भी एक ट्रिगर है। जी और पॉल्यूशन में खासतौर से देखा जाए तो ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जी या जो पीएमआई होता है पार्टिकुलेट मैटर है, जी आपने जी नाम सुना होगा कि जी 2.5 या 10, जी जब वायु में इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये अस्थमा के पेशेंट के लिए ट्रिगर का काम करता क्या है। स्मॉग के टाइम में एस्थमा पेशेंट को स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए? डेफिनेटली ऐसे भी जब स्मोक पड़ता है तो अस्थमा के पेशेंट को मास्क लगाना चाहिए। जी अपनी जो रेगुलर मेडिकेशन है जो अस्थमा के लिए जिसको कि प्रिवेंटिव मेडिसिन बोलते हैं, दो तरीके की दवाई होती है, एक रिलीवर और एक प्रिवेंटर। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, जी मास्क लगाना चाहिए, जी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में एक्सरसाइज करने से या घूमने से बचना चाहिए। जी। ये बहुत ज़रूरी अच्छा, इसकी होता है। जो सीवियरिटी है, खासकर दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं, इसकी सीवियरिटी लेवल को आप कैसे आंकते हैं? और जो मरीज है, खासकर जो क्रॉनिक नहीं है, जिनका अर्ली सिम्टम नज़र आया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज हमारे जो एनसीआर में क्या है कि अगर आप देखेंगे तो गाजियाबाद, जहाँ की हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, जी तो गाजियाबाद पूरे देश में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जी वो शायद यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है। जी डेफिनेटली गाजियाबाद में अस्थमा नंबर 1 है, जी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जी मगर अच्छी बात यह है कि गाजियाबाद में लोग अवेयर भी हैं जी कि अस्थमा, आप लोगों के ज़रिए अवेयरनेस बहुत अच्छी है कि अस्थमा का इलाज कैसे हो जी और कब डॉक्टर को लें। अब दो तीन बातें इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग सुन रहे हैं इसको, जी कि आपको कैसे पता चले कि अब आपको अस्थमा का अटैक पड़ने वाला करेक्ट। है या कब सीवियर है। जी क्योंकि अस्थमा के लिए जो नॉर्मल दवाई है वो तो लेते ही हैं जी कि प्रिवेंटर का लगातार इस्तेमाल करना है और रिलीवर का तब करना है जब ज़रूरत जी है ना? तो आप ये देखिए कि अगर आपको लगता है कि खांसी ज़्यादा आ रही है जी या अंदर से साँय साँय की आवाज़ें आ रही हैं, जी श्वास की गति आपकी बढ़ रही है या ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे जा रहा है, जी तो आपको तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि हाँ, आपका अस्थमा बढ़ रहा है। या पीक फ्लो मीटर जो होता है उसकी रीडिंग अगर कम हो रही है, जी जो अस्थमा के लिए एक टूल है, एक यंत्र है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि अस्थमा आपका बढ़ रहा है या कंट्रोल में है। अच्छा तो पीक फ्लो मीटर अस्थमा के पेशेंट को घर पे रखना चाहिए। जी उसके ज़रिए उसको ये देखना चाहिए जी कि पीक फ्लो मीटर की रीडिंग कितनी है। जी मतलब आप क्रूड भाषा में ऐसे समझिए जी कि पीक फ्लो मीटर से आप सांस की जो नली है उसका कैलिबर नाप रहे हैं। अच्छा समझ गए ना जी मेरी बात? जी अगर वो पीक फ्लो मीटर की रीडिंग कम हो गई, इसका मतलब वो सांस की नली सिकुड़ गई, अच्छा यानी कि आप अस्थमा के अटैक के लिए प्रोन हो गए। जी तो ऐसे में अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन है, जी सांस फूल रहा है, जी तो आपको अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। ये बहुत ज़रूरी होता है जी और सभी पेशेंट्स को अस्थमा के इसके बारे में पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए जी। कि कब उनको डॉक्टर की सलाह लेनी है। कोई ऐसी मेडिसिन जो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले, जब सीवियर अटैक हो, तो पेशेंट को आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि 2 तरीके की दवाई होती है। जी आप ये तो जानते ही हैं सब लोग कि इन्हेलर आज की डेट में जी अस्थमा के जी लिए सबसे अच्छी रामबाण। दवाई है क्योंकि वो नुकसान नहीं करती। जी तो 2 तरीके के इन्हेलर होते हैं, एक होते हैं प्रिवेंटर। जी प्रिवेंटर का मतलब होता है जो अस्थमा में सांस की नली की सूजन को कम करता है जी और बीमारी को प्रिवेंट करता है, जी इसलिए उसको प्रिवेंटर बोलते हैं। जी एक होता है रिलीवर। जी रिलीवर का मतलब होता है जो सांस की नली को फैला देता है, जी इसलिए उसको रिलीवर बोलते हैं और जी आपकी बीमारी को जी रिलीव करता है। जी तो अस्थमा के पेशेंट को करना क्या है कि प्रिवेंटर का इस्तेमाल तो रोजाना करना है, अच्छा जिससे कि बीमारी प्रिवेंट होती रहे जी और उसकी सांस की नली की सूजन कम होती चली जी जाए। और रिलीवर को हमेशा अपने पास रखना है कि जब अटैक हो जी तो आप रिलीवर ले लें, जिससे सांस की नली तुरंत खुल जाए। तो अगर पेशेंट को लगता है कि उसको अटैक होने वाला है तो उसको रिलीवर का इस्तेमाल तुरंत करना है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें प्लीज़, और बताएं कि आप वर्ल्ड एस्थमा डे पे हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ पर सीनियर फिजिशियन डॉक्टर दीपक कुमार अग्रवाल हूँ। जी मैं एक्स सेक्रेटरी रहा हूँ आईएमए का, और अच्छा आईएमए की एक्टिविटीज से काफ़ी हद तक जुड़े रहते हैं हम। जी
बस मेरा तो यही संदेश है कि हमें आजमा को बहुत ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। पीक फ्लो मीटर का हमें मैक्सिमम इस्तेमाल करके सीवियरिटी ऑफ एस्मा को जज करते रहना चाहिए, जिससे कि जब भी ये बीमारी थोड़ा सा इंडिकेशन लगे कि दिक्कत कर रही है तो हम विशेषज्ञ से डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 2, जी इसके प्रिवेंशन के लिए हमारे पास बहुत सिंपल से 2-3 इश्यूज हैं। पहला, हम पोल्यूशन से बचें, मास्क का यूज करें मैक्सिमम, घर पे ही डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करें जिससे हमारी चेस्ट एक्सपेंशन और ऑक्सीजनेशन बेटर हो। तीसरा, स्ट्रेस थोड़ा सा कम लें। चौथा, जब भी हमें कोई भी नज़ला, जुकाम, वायरल या सीजनल इन्फेक्शन हो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वो फिर एज़मा में कन्वर्ट होने एज़मा के एक्यूट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। और पांचवा, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हम प्रोटोकॉल के हिसाब से हर साल इन्फ्लुएंजा की और कुछ निमोनिया की जो वैक्सीन हैं हर 5 साल में उन्हें लगता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो हमारा वेस्टर्न लाइफस्टाइल है जिसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं, तो ये एस्मा को बढ़ाने में कहाँ तक मतलब किसी हद तक बिल्कुल ये जब एग्रीवेट करने में सहायक करता है। जी आप शुरू से लीजिए स्मोकिंग, जी एस्मा को बढ़ाएगा। जी टू मच आउटिंग, जी टू मच आउटिंग से आप पोल्यूशन के जी प्रति सेंसिटिव होते हैं। लिकर बाहर का खाना, उसके खाने से आपको चांसेस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ना केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कुछ जो ये बाहर के सोर्सेज और मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ये आपके एस्मा को भी एग्रीवेट कर सकती हैं। लिकर अगेन एक बिग इशू जो आपको दिक्कत कर सकता है। रात को लेट सोना, आपको पता चला कि उससे एस्मा की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, प्रॉपर नींद ना आना, स्ट्रेस से एस्मा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आप जो ये हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, डेफिनेटली ये चीज़ एस्मा के अटैक में मल्टीपल वे ट्रिगर बन सकते हैं, जिससे एस्मा की सीवियरिटी बढ़ सकती है। जी अच्छा, यहाँ एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, आप जो दिल्ली एनसीआर के जो दर्शक हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि आपने यहाँ किस तरह की सीवियरिटी देखी केसेस की और उनका आपने कैसे उपाय किया। देखिए, अनडाउटली यहाँ पर केसेस सीवियर स्टेज में भी काफ़ी आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियसनेस है यहाँ के लोग बाग, और हमारे एनसीआर एरिया में मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अवेलेबल है, काफ़ी मासेस को अवेलेबल है, चाहे वो एक सक्षम व्यक्ति हो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो। इनिशियल स्टेज में ही अगर वो ट्रीटमेंट लेंगे तो वो अधिकतर घर पे ही ठीक हो जाते हैं। केवल वो व्यक्ति जिन्हें मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, या जिनकी ऑक्सीजन डाउन हो रही हो, मेंटल अलर्टनेस डाउन हो रही हो, सांस उखड़ रहा हो और सांस की गति तेज चल रही हो, ऐसे व्यक्तियों को, या जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। और हमारे एनसीआर में दोनों टाइप के जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इतने सक्षम है कि वहाँ पर इवन प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हमारे पास वेंटिलेटर्स, नेबुलाइजर्स, एवरी फैसिलिटीज हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को डील प्रॉपरली कर लेते हैं और ऐसे में मोर्टेलिटी को होने से बचाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और जिज्ञासा जो दर्शकों के मन में आम होती है, लाइक टेकिंग इनहेलर के बारे में एक बड़ा वैसा मिथक है हमारे भारतीय समाज में और ख़ासकर गाँवों में कि साहब ये क्या, ये कुछ करने वाली कोई चीज़ है, पता नहीं इससे क्या होता है, कुछ लाभ होता भी या नहीं होता है। लेकिन उनके बारे में एज ए डॉक्टर्स मतलब आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसा जादू इफेक्ट होता है इसका। बेसिकली इनहेलर इज ए डिवाइस जिससे हम किसी भी मरीज को किसी भी बीमारी की डोज, सांस के मरीज को जो हम किसी भी दवाई की डोज डायरेक्ट फेफड़ों में देने की वजह से उसकी डोज की जो मात्रा है उसको बहुत कम कर पाते हैं। सपोज अगर हम कोई भी एक गोली
400 मिलीग्राम की मुंह से देते हैं, जी। जो एब्जॉर्ब होके पूरे बॉडी में बॉडी में जाएगी, जाएगी। लीवर में जाएगी, जी। और उसका इफेक्ट लंग्स के अलावा लिवर और में। व्यक्ति और जगह जैसे हार्ट में भी होगा, जी। ब्रेन में भी होगा। पूरी बॉडी में। अगर हम इनहेलर देंगे तो उसकी जगह उसकी हम माइक्रोग्राम डोज, जी। जो कि मिनिमम 100 to 1000 टाइम्स लो जी। होगी, और और वो particular- भी जी। केवल लंग्स में जी, देंगे। जी। सेकंड, जो हमने मुंह से दवाई दी है उसका इम्पैक्ट होने में मिनिमम आधा घंटा लगेगा, जी। जबकि जो हमने इनहेलर के थ्रू दिए वो इंस्टेंट तुरंत। रिलीव करेगी, विद इन सेकेंड्स जी। रिलीव करती जी। रहेगी, और उसके साइड इफेक्ट भी कम मतलब होंगे। आपके तो अनुसार। इनहेलर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जी। वे टू गिव द मेडिसिन टू द पेशेंट्स, जी। जिसके साइड इफेक्ट कम होते हैं और इंस्टेंट रिलीफ जी। होता है। तो मतलब- देयर इज नो मिथ अबाउट इट, हर व्यक्ति को इसे लेना चाहिए, बट हाउ टू टेक इट, इसे कैसे लेना है, प्रॉपर लेना है, इसे लेने के बाद कैसे हमें कुछ सफाई की चीजों पे ध्यान रखना है, ये सब हमें अपने डॉक्टर से प्रॉपर सीख के इसको अच्छा, लेना एक और चीज़ जो हमारे दर्शकों के मन में अक्सर आया करती है, मैं दर्शकों की तरफ से आपसे हाँ जी, जरूर हाँ। जानना चाहूँगा कि क्या इनहेलर के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? बहुत कम हैं, हर चीज़ के अपने साइड इफेक्ट हैं, बहुत मिनिमम है, और वो साइड इफेक्ट्स हम अगर प्रॉपर केयर लेंगे तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। जी। जैसे कुछ लोगों में थोड़ा बहुत दिल की धड़कन, हृदय गति बढ़ जाने की वजह से जो ड्रग के साइड अनइजीनेस फील इफेक्ट होता है। है। सेकंड, अगर हम ओरल हाइजीन, अपने जी। मुंह की हाइजीन जी। को प्रॉपर ना रखें तो कुछ फंगस जी। मुंह और उसके आसपास एरिया में हो जाना, जी। और कुछ और भी साइड इफेक्ट्स हैं, जी। बट वो साइड इफेक्ट्स अगर हम प्रॉपर केयर लें जी। तो कुछ नहीं होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स नेग्लिजिबल हैं। बहुत बढ़िया। आप सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने वर्ल्ड अस्थमा डे पे हमारे दर्शकों के साथ बहुत सारी जो अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, बेशकीमती इन्फॉर्मेशन थी, वो साझा की। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से शुभकामनाएं। नमस्कार।